ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आर यूनिस्वैप कोर्स फर्स्ट। ठीक है, तो यूनिस्वैप में सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझा दूँ। हम इसमें V1, V2, V3, हमारे V3 एंड V4 चारों कवर करेंगे। बट चारों मैं कवर ऐसे नहीं करूँगा कि चारों के बारे में एक ही बार में बता दूंगा आपको कि इसमें ये हो रहा था, इसमें वो दिक्कत थी, फिर वो सॉल्व होगी, फिर वो कर ले, नहीं ऐसे नहीं। और V1 का नहीं उड़ गया। ओके ओके, V1 ओके। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे V1 के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, इसके कॉन्स देखेंगे कि सबसे बड़ी दिक्कत इसमें क्या थी, क्यों V2 लाना पड़ा। फिर जब V2 कवर कर लेंगे फिर देखेंगे यार V2 की दिक्कत क्या थी, फिर V3 पढ़ेंगे, फिर V3 पढ़ेंगे, फिर V3 की दिक्कत क्या थी, फिर V2 पढ़ेंगे, V4 पढ़ेंगे। तो इस तरह से पढ़ेंगे कि आप में वो क्यूरियोसिटी रहे, है ना। जो बिल्कुल नए ना उनमें वो क्यूरियोसिटी रहे कि V1 के बाद V2 क्यों। अगर मैं सारा अभी समझा दूंगा ना तो वो होता है मूवी का क्लाइमैक्स खत्म हो जाता है। अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो वो पूरा मतलब मज़ा बिगड़ जाएगा मूवी का, अगर मैं सब कुछ स्टोरी बता दूंगा तो वो चीज़ है, मैं बताऊंगा नहीं अभी। तो सिर्फ अभी V1 कवर करेंगे और उसके बाद V2, V3, V4 वन बाय वन। ठीक है, और फिर से आगे बढ़ने से पहले यूनिस्वैप क्या करता है। यूनिस्वैप देखो सबसे बड़ी चीज़ समझो, सबसे बड़ी चीज़ समझो, जो देखो बिगिनर लेवल के बंदों को बहुत कंफ्यूज करती है चीज़, जो अभी बताऊंगा ना, अभी जो चीज़ बताऊंगा बहुत कंफ्यूज करती है। यूनिस्वैप में आप सबसे पहले आपको एक चीज़ पता है जो मैंने पहले बता रखी है कि आप इसमें एमएम बनाओगे, है ना। इसके आप क्या करोगे, एमएम के अराउंड ही काम करोगे। यूनिस्वैप में आप एमएम के अराउंड काम करोगे। अब एमएम में क्या होता है, लिक्विड स्टेकिंग होती है, नॉट स्टेकिंग, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, लिक्विड स्टेकिंग नहीं होती। हाँ, हम D5 में लिक्विड स्टेकिंग भी कवर करेंगे। लिक्विड स्टेकिंग क्या होती है मैं आई थिंक भूल गया उसमें, तो खैर वो तो बाद की बात है। सोन पता नहीं कितना कुछ है D5 में भी। तो D5 में नॉट D5, एमएम में क्या होता है, जैसे लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, फिर यूज़र आते हैं, वो सब चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे करनी है, हमें कैसे पता किसको कितनी फीस देनी है, ये करना है वो करना है, उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किसने कितने टोकन किसको जाएंगे। देखो यूनिस्वैप में एक चीज़ समझो, मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा कि, क्योंकि देखो एक होते हैं दो दो तरीके के डेक्स या एमएम बनाते हैं। अच्छा डेक्स के बारे में बता दूं कि डेक्स क्या है, कि डेक्स मैंने शायद पहले बोल दिया, डेक्स एक ब्रॉड टर्म है। डेक्स क्या है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। एमएम उसका पार्ट है। एमएम क्या है, डेक्स का ही पार्ट है, डेक्स के अंदर ही एमएम आता है, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, क्योंकि ऑटोमेटेड मार्केट मेकर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आते हैं। तो डेक्स का पार्ट है मैम, ठीक है। अच्छा मैं बात बोल के जो बताना चाह रहा था मैं, याद आ गई। देखो क्या है कि इसमें जो आपकी कैलकुलेशन पार्ट है, जो फॉर एग्जांपल आपके एक्स अमाउंट ऑफ टोकन आए, मैं वाई कितने दूंगा, वाई आए मैं एक्स कितने दूंगा, मैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने पूल में पैसे डाल रहे हैं, मैं उनको कितने लिक्विडिटी टोकन दूंगा, है ना। जब वो रिडीम करेंगे तो मैं कैसे वापस करूंगा। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं यूनिस्वैप के V1, V2, V3, V4 तक सब चीज़ें लिखी हुई है। आपको बस क्या करना, उन चीज़ों को यूज़ करना है अपने कस्टम कॉन्ट्रैक्ट में। क्या करना आपको, चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है, वो हम समझ सकते हैं, जाके जाके कोड पढ़ो समझ में आ जाएगा। हम भी बढ़ेंगे, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोड भी पढ़ेंगे, फिर समझते भी जाएंगे, है ना। मैं आपको सब कुछ कवर करवा दूंगा लगभग ही। तो क्या चीज़ें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, आपको उन सारी चीज़ों को यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मुझे ये वाला कॉन्टैक्ट चाहिए, मुझे ये वाला कॉन्टैक्ट चाहिए, मुझे ये वाला कॉन्टैक्ट चाहिए, क्योंकि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, मैं यहाँ यहाँ यूज़ करूँगा इसको। आप इस तरह की यूनिस्वैप को यूज़ करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं आपको पूरा कोड कोड थोड़ी लिखने बैठ जाना यूनिस्वैप का। अच्छा वो है दूसरा तरीका। पहला तरीका तो यूनिस्वैप यूज़ कर लो, वो सेफर साइड है। वो है क्या, वो सेफर साइड है कि आप अपने से बना, अपने से कुछ नहीं लिख रहे हो, मतलब आप लॉजिक खुद से नहीं लिख रहे हो, लॉजिक आप इनबिल्ट उठा रहे हो कहीं से। एक इसको लाइब्रेरी की तरह ट्रीट करो, लाइब्रेरी की तरह। आप कुछ लिख रहे हो, आपको कुछ चाहिए इनबिल्ट, आप नहीं लिखना, आप कुछ क्रैश से नहीं लिखना चाहते, आप आपने वो लाइब्रेरी यूज कर ली। यूनिस्वैप के कॉन्टेक्ट वो काम करते हैं आपके लिए जब आप एमएम बना रहे हो। हम पूरे V1, V2, V3, V4 में एमएम ही बनाएंगे, और एमएम बनाने के लिए हम खुद का कुछ नहीं करेंगे, कस्टम कॉन्टेक्ट लिखेंगे, उसमें कोई टोकन, अच्छा टोकन ला सकते हैं, अपने अपने टोकन लाओ और उन टोकन्स के पेयर बनाओ, उनको लिक्विडिटी पूल्स बनाओ, उनमें ऐड करो। बट ये सारा बिहाइंड द सीन जो प्रोसेस है, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की कैलकुलेशन, ये वो सब वो ऑलरेडी यूनिस्वैप के कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, हमें उनकी इनहेरिटेंस चाहिए बस।
वो सब चीज़ है हमारे पास ऑलरेडी। जो सेकंड चीज़ है वो आती है खुद से कस्टम एएमएम बनाने। कस्टम एएमएम में आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन को रख सकते हो, वो भी हम करेंगे, वो भी करवाऊंगा मैं। कस्टम एएमएम कैसे बनाते हैं हम वो भी करेंगे, A to Z, मतलब छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। हम जितना देखो मैं कवर कर सकता हूँ ना, मैं उतना कवर करूंगा। जितना आप एक्सप्लोर कर पाओ उतना आप एक्सप्लोर करो, क्योंकि मैं आपको सब कुछ नहीं करवा सकता। मैं क्या, कोई भी बंदा आपको सब कुछ कवर नहीं करवा सकता। तो जितना मैं करवा सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ उतना मैं कवर करवाऊंगा। बाकी सब आपके ऊपर है कि आप कितना एक्सप्लोर कर पाते हो। तो ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे V1। उसके लिए मैं जाऊँगा यूनिस्वैप की डॉक्स खोलेंगे, ठीक है। यूनिस्वैप चलो ये खोलते हैं। मुझे जाना है, इसकी डॉक्स देखनी है ना। आई थिंक ये नहीं है, मेरे को जाना है यूनिस्वैप डॉक्स। सबसे पहले मुझे V1 की चाहिए ना, तो मैं सर्च ही कर लेता हूँ यूनिस्वैप डॉक्स V1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, ये है V4 नहीं, V3 नहीं, एंड V2। हाँ ये रहा हमारा V1। देखो ये है हमारा V1। यहाँ पे जाओ आप भी, आपको URL दिख रहा होगा आई थिंक, तो ठीक है। यूनिस्वैप V1 का प्रोटोकॉल है, वो हम पढ़ेंगे, वो हम कवर करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके प्रोज एंड कॉन क्या है, ठीक है। विद टाइम जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे इसके बारे में क्या है। क्योंकि ये समझना कि देखो ये काम नहीं आता, ये यूजफुल नहीं है, ये आज कोई भी नहीं यूज़ करता, बट आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पार्ट ऑफ द कोर्स है जो मैं बना रहा हूँ। मुझे किसी का नहीं पता, जो मैं बना रहा हूँ। क्यों मैं पढ़ाऊँगा ये, क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए। आपको पहले वो पता होना चाहिए कि पहले दिक्कतें क्या थी। मे बी जब हम कस्टम बनाएं, जब हम अपने कस्टम कॉन्टेक्स्ट बनाएं, तब हम वो दिक्कत, तब वो चीज़ हम गलती ना करें, है ना। तो और दूसरी चीज़ क्या है कि ये V1 आपको एक फाउंडेशन, एक फंडामेंटल बिल्ड करता है आपके। जब आप V2 कवर करोगे, डायरेक्ट V2 पे मूव करते हो आपको पता नहीं चलेगा, मे बी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो V1 जो है वो एक एसेंशियल पार्ट है आपके V2, V3 और V4 कवर करने का। बातें बहुत होगी, V1 ही कवर करते हैं, और मैं इसको कर लूँगा कॉपी एंड यहीं चलेंगे, यहाँ से समझेंगे 1 बाय 1। इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसका कलर मैं कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं V1 से। देखो V1 एक पहला, सबसे पहला स्टोरी की तरह, बिल्कुल स्टोरी की तरह, ऐसे मूवी की तरह मजा आ जाएगा। V1 क्या है, V1 था सबसे पहला एएमएम डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस में, इथीरियम वर्ल्ड में सबसे पहला जो था, जो सबसे पहला एएमएम बना था वो था V1, आपका V1, ठीक है। अब इस एएमएम में हो क्या क्या रहा था, इस एएमएम प्रॉपर एएमएम समझेंगे, यूनिस्वैप का एएमएम समझेंगे, यूनिस्वैप V1 का एएमएम समझेंगे, ठीक है। इसका एएमएम समझेंगे पूरा बढ़िया, क्योंकि थ्योरी पता होगी ना आपको। मैंने पहले बताया था कि अगर आपको चीज़ों की थ्योरी पता है, ठीक है, अगर आप थ्योरी जानते हो चीज़ों की, तो फिर मतलब क्या हो रहा है, इसको यहाँ करता हूँ। अगर आपको थ्योरी पता ना किस चीज़ की, फिर आप कुछ भी कर लो। क्योंकि जीपीटी वगैरह है, ज़माना अच्छा है, मतलब अच्छा ज़माना आ रहा है, जीपीटी वगैरह इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आपको वो फंडामेंटल पता होना चाहिए। अब हम फंडामेंटली पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या यूज़ करना था, इसमें थी हमारी क्या, लिक्विडिटी। इसमें ऑर्डर बुक नहीं है, ऑर्डर बुक मैंने ऑलरेडी बता दिया ऑर्डर बुक क्या होती है। ऑर्डर बुक नहीं है इसमें है लिक्विडिटी पूल्स। अब लिक्विडिटी पूल में सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है देखो हम एएमएम समझेंगे, इसके बाद समझेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है V1 के, वो कैसे हैंडल करते हैं सब चीज़ों को, ठीक है। फिर हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। चलो, तो सबसे पहला फॉर एग्जांपल मार्केट में नीड है A और B की, A और B दो ऐसे हैं, दो है ये टोकन, ठीक है। इनकी नीड है A और B की मार्केट में। किसी बंदे के पास A है उसको B चाहिए, किसी के पास B है उसको A चाहिए। और अभी लेट्स सपोज एग्जांपल लेके, अभी मार्केट में A टोकन और B टोकन के लिए कोई भी एक्सचेंज नहीं है। V1 का रीजन क्या था, है ना, A है किसी के पास, किसी को B चाहिए, किसी के पास B है किसी को A चाहिए, तो एएमएम आया उसके लिए
कि ए ले आओ, बी ले जाओ, बी ले आओ, ए ले जाओ। बट सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हमारा आएगा पूल। क्या आएगा? अच्छा मैं ना इसको हटा दूँ, इसको हटाता हूँ। ये कट कैसे कर, कट हो गया, हाँ ओके हो गया। तो सबसे पहला था हमारा पूल, लिक्विडिटी पूल्स। सबसे पहले लिक्विडिटी पूल आया, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो लिक्विडिटी पूल सबसे पहले। अब इस लिक्विडिटी पूल में सबसे पहले हम यहाँ है हमारे एलपीएस, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जिसको हम इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं इनिशियली, ठीक है। एलपीएस इन्वेस्टर वगैरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे। अब इन्वेस्टर के पास क्या है? इन इन्वेस्टर के पास ए टोकन भी पड़ा हुआ है और बी टोकन भी पड़ा हुआ है। इन इन्वेस्टर्स के पास ए टोकन और बी टोकन पड़ा हुआ है। ये क्या होंगे? वो पहले बंदे होंगे मार्केट में जो पैसे देंगे मार्केट को, ठीक है। बाकी यूजर्स इनका पैसा यूज करेंगे। अब लिक्विडिटी पूल में क्या होता है? आपके फॉर्मूले लगते हैं। आपका दो चीजें होती है, एक तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट सम होता है, कांस्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? कांस्टेंट सम एंड कांस्टेंट प्रोडक्ट। यानी कि आप ए का ए प्लस बी इज इक्वल टू के, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट सम प्रोडक्ट, एक होता है ए इंटू बी इज इक्वल टू के। ये होता है, देखो मैं इसको अगर बड़ा कर पाया तो हाँ हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है, एक होता है कांस्टेंट सम एंड एक होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मूला। दो चीजें हैं इसमें, पहला है कांस्टेंट सम, दूसरा है कांस्टेंट प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब ये जो एलपीस आते हैं, जो इन्वेस्टर आते हैं, वो ए और बी का रेशियो डिफाइन करते हैं। वो बोलेंगे यार मैं फॉर एग्जांपल मैं इनिशियली मैं 10 टोकन दूंगा, 10 थोड़ा ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। वो फॉर एग्जाम्पल आएंगे, वो बोलेंगे 10 टोकन दूंगा मैं ए के, 10 टोकन ए के दे रहा हूँ मैं, एंड मैं दे रहा हूँ 100 टोकन बी के, 100 टोकन बी के। और इन दोनों का जो सम है, ए एंड बी का फॉर एग्जाम्पल सम, जो सम प्रोडक्ट में क्या आएगा, इसका सम हो जाएगा ये वाला, है ना। वैसे ही इनका 10 फॉर एग्जाम्पल ए के और 100 बी के, 100 टोकन बी के, और इनका हो जाएगा आई थिंक तो 1000 है ना। तो ये रहेगा कांस्टेंट सम में और ये रहेगा कांस्टेंट प्रोडक्ट में। जो के है वो लगभग कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लगभग कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? जब स्वैप वगैरह करेंगे यूजर और उनको कुछ फी वगैरह कटेगी, ये सब जाएगी, तो वो सब इनमें ऐड होती रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ज़्यादा ऐड हो गई, ये कम हो गया, ये कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ट्रेड होता रहेगा ना, ये सब चीज़ें ट्रेड होती रहेंगी। तो क्या होगा? ये चीज़ें चेंज होती, ये जो इनका प्रोडक्ट है या इनका सम है वो चेंज होता रहेगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता रहेगा, ठीक है। फिर खैर वो बात की बात है। उसके बाद आर्बिट्राज की ऑप्शन आती हैं, वो सब चीज़ें ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, पैसे कमाते हैं वहाँ से ना, फी वगैरह मिलती हैं प्रोवाइडर्स को। खैर वो बात की बात है, बस हमारा काम था एमएम पे भी समझना। अभी हम एमएम पे फोकस करेंगे, डाइवर्ट नहीं होंगे। तो ये है कांस्टेंट प्रोडक्ट एंड कांस्टेंट सम एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला। इसमें वो रेशियो डिफाइन करते हैं कि मैं इस रेशियो में ये दे रहा हूँ, इस रेशियो में ए एंड बी टोकन दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये रेशियो क्यों जरूरी है? देखो फॉर एग्जाम्पल चेन लिंक से, फॉर एग्जाम्पल रियल टाइम एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो फॉर एग्जाम्पल चेन लिंक प्राइस फीड से हम हेल्प लें, तो हम फॉर एग्जाम्पल करें कि जो ए टोकन है फॉर एग्जाम्पल वो रियल में एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल ए टोकन रियल में एग्जिस्ट करता है और बी टोकन भी रियल में एग्जिस्ट करता है, और हम इनकी जो चेन लिंक की प्राइस फीड की हेल्प से हम जो इनकी प्राइस है वो फेच कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ए टोकन है वो रियल में ज़्यादा महंगा है, ए टोकन महंगा है रियल में, किससे महंगा है? बी से महंगा है। ए टोकन बी से महंगा है, तो मैं इक्विवेलेंट अमाउंट डालूंगा। देखो एक चीज को समझो, जब भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स दो पेयर का वैल्यू ऐड करते, एक पेयर की वैल्यू ऐड करते हैं, जिनके उसमें दो टोकन होते हैं, उनकी वैल्यू ऐड करते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल रहती है, बट उनकी रेशियो डिफरेंट हो सकती है। दोबारा समझो इस चीज को, मैंने क्या बोला? जब भी एलपीस जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, जब वो एमएम में पैसे डालते हैं, तो जो पैसे डालते हैं उनकी रेशियो होती है, वो डिफर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी की रेशियो डिफर कर गई, बट इन दोनों की वैल्यू सेम ही रहती है, दोनों सेम वैल्यू में बदलते हैं पैसे, समझ गए? यानी कि जो 10 ए की वैल्यू 100 बी के बराबर है रियल टाइम में भी। दोबारा समझो क्या बोला मैंने?
यानी कि 10 A की वैल्यू रियल टाइम में 100 B के बराबर है। इसका मतलब होता है कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो पैसे डाल रहे हैं इक्वल वैल्यू में, वैल्यू इक्वल है दोनों की, इक्वल वैल्यू में डाल रहे हैं पैसे, और ये वैल्यू में भी रेशो चेंज हो जाए बट वैल्यू सेम है। वो वैल्यू कहां से फेच करते हैं? प्राइस फीड से, चेन लिंक की प्राइस फीड। कोई ओरेकल यूज करते हैं, मुझे चेन लिंक का पता है इसलिए चेन लिंक का एग्जांपल ले रहा हूं, मे भी आपको कुछ और पता हो, है ना। तो इस तरीके से वो लिक्विडिटी में पैसे डालते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट प्रोडक्ट, ये सब क्यों जरूरी है समझेंगे, आगे समझेंगे। ये इसलिए जरूरी है, अभी का अगर मैं हिंट दूं तो, क्योंकि फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, है ना। अब फॉर एग्जांपल क्योंकि जो देखो कोई और लिक्विडिटी प्रोवाइडर आ रहा है या ट्रेडर आ रहा है या स्वैप करने आ रहा है कोई बंदा, है ना, तो वो फॉर एग्जांपल ए टोकन में एक देगा, एक देगा ए टोकन, कितने? एक देगा ए टोकन, है ना। तो वो बी टोकन कैसे कैलकुलेट करेगा? इसकी हेल्प से, कांस्टेंट की हेल्प से, कांस्टेंट की हेल्प से वो बी टोकन कैलकुलेट कर लेगा कि बी कितने दूं वापस उसको। तो ये इसीलिए जरूरी है, बी वो कैलकुलेट करता है इसकी हेल्प से, है ना। तो ये होगी वो चीज। हाँ, तो अब आगे बढ़ते, आगे क्या है कि जो हमारा एएमएम है, फॉर एग्जाम्पल पहला यूजर है, ये क्या था? ये था क्या? ये पहला एलपी था, ये पहला लिक्विडिटी प्रोवाइडर था जिसने लिक्विडिटी पूल में प्रोवाइड दी, जिसने लिक्विडिटी दी। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके पास 100% शेयर आ गया, पूल का 100% ही शेयर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इस चीज को अवॉइड करने के लिए मिनिमम लिक्विडिटी पूल में होनी चाहिए। पूल में होती है मिनिमम लिक्विडिटी, ताकि जो एक ओनर आ रहा है, एक पहला बंदा आ रहा है जो लिक्विडिटी दे रहा है, उसको वो फुल ओनर ना बन जाए उसका। फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर अगर वो उसके पास पूरी की पूरी 100% इक्विटी आ गई उस पूल की, तो वो क्या बंदा करेगा इन फ्यूचर? अगर वो चला गया तो वो पूरा पूल बंद हो जाएगा, पूरा डेक्स ही बंद हो जाएगा, वो वाला एएमएम बंद हो जाएगा पूरा, है ना, क्योंकि वो ओनरशिप पूरी ले गया। जब वो इन फ्यूचर जाएगा तो ओनरशिप ले जाएगा वो, साथ में सब कुछ उड़ा के चला जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करनी, पूल में ऑलरेडी मिनिमम लिक्विडिटी नाम से कुछ अमाउंट वर्चुअली या एक्चुअली रखे जाते हैं, और वो जीरो एड्रेस पे रखे जाते हैं ताकि उसको कोई भी छीन ना पाए, उसमें से निकाल ना पाए। वो जीरो एड्रेस को बिलोंग करते हैं कुछ पैसे यानी कि कुछ लिक्विडिटी जो पूल की जो शेयर होल्डिंग होती है, वो कुछ अमाउंट जीरो एड्रेस पे दिए जाते हैं ताकि वो इस बंदे को जो इनिशियली आ रहा है वो उसको फुल अथॉरिटी ना मिल पाए, उसको प्रॉपर मतलब 100% जो पूल की लिक्विडिटी है उसकी ओनरशिप ना मिल पाए। तो ये एलपी टोकन, तो जब ये दे देगा इस पूल को टोकन, तो इसको वापस में बैक में मिलेंगे क्या? इसको बैक में मिलेंगे एलपी टोकन, ठीक है। इसको एलपी टोकन वापस मिल जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देता है ना, एलपी टोकन वापस मिल गए। अब ये एलपी टोकन डिफाइन करेंगे कि इस जो इन्वेस्टर क्या लिक्विडिटी पूल में कितनी शेयर होल्डिंग है, ये वो डिफाइन करती है कि कितनी शेयर होल्डिंग है इस एलपीस की इस एएमएम में। आपको यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आसान थी चीजें, आगे भी आसान है। खैर, अब आएगा आपका यूजर्स, ठीक है, इसका काम हो गया। फॉर एग्जांपल ऐसे ही बाकी और भी आते रहेंगे, फॉर एग्जांपल एलपीस आते रहेंगे, कोई भी बंदा आके यहाँ पे, तो कोई भी बंदा यहाँ के लिक्विडिटी दे सकता है और वहाँ पे एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एज ए इन्वेस्टर बोल सकते हो कि वो बन सकता है और वहाँ से पैसे अर्न कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल आगे बढ़ते हैं कि यहाँ तक का काम हो गया। अब हमारा पूल रेडी, यानी कि हमारा एज ए बैंक बोलते हो, जिसे बैंक बोल लो वो रेडी है। हमारी एक सेंट्रल अथॉरिटी जिसे बोलते हैं, जो सेंट्रलाइज फाइनेंस में काम होते हैं, वो सेंट्रल एंटिटी और सेंट्रल अथॉरिटी वो रेडी है। एंड देन इसके बाद यूजर्स का आना बाकी है। अब फॉर एग्जांपल ये आया यूजर 1, ठीक है, ये आया यूजर 1। मैं इसको, छोटे हो रहे हैं, इसको बड़े करने पड़ेंगे। यूजर 1, ठीक है, तो यूजर 1 आया। अब यूजर 1 बोला यार भाई मेरे पास ना, मेरे को चाहिए एक 1 टोकन है मेरा ए का, ठीक है, इसको भी बड़ा करना पड़ेगा यार, चलो हो गया। तो ए बोले, वो बोलेगा मेरे पास ए है, एक टोकन है मेरे पास ए का, इस एएमएम को बोलेगा ये ले ले मेरा एक टोकन ए का, ठीक है, ये ले लेगा और कैलकुलेट करके इसको आइडली मान के चलो, इसको अभी के लिए कैलकुलेट करके बोल देगा यार ठीक है आपको 10 टोकन बी के मिलेंगे, ठीक है, इसको 10 टोकन बी के मिल गए। बट इनका क्या फायदा, इसने तो एक्सचेंज कर लिया, तो इनको जो पैसे मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे,
जब ये यूज़र आएगा तो जो भी टोकन्स लेके आएगा वो, फॉर एग्जाम्पल ए टोकन लेके आया, ए टोकन लेके आया, ए टोकन का जितना भी एक्सचेंज करेगा, जितने भी अमाउंट लेगा, उसका 0.3% कट जाएगा, 0.3% कट जाएगा। यानी कि जो इसको टोकन इतने मिल, यानी कि यहाँ इसका 0.3, यानी कि जो इसका आएगा 1 आया था 0.9 0.7 ए, ठीक है। अब इसके इनिशियली देखो ए था, शुरू कितना था, शुरू में 1 था, बट यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 ए टोकन थे, ठीक है। आफ्टर रिड्यूसिंग दिस 0.3% ऑफ फी, ठीक है। अब ये कितने रह चुके हैं, अब रह चुके 0.7 ए। अब 0.7 ए के हिसाब से इसको 10 टोकन तो बी के नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि अगर एक ए होता तो इसको 10 टोकन मिलते, बट अभी के लिए क्या है, अभी 0.3% फी कट चुकी है। अभी ये 0.3 फी कट चुकी, तो अब इसके पास 0.7 बचे हैं, 7 ए बचे, 0.7 ए। अब 0.7 ए के हिसाब से इसको लगा लो कि ये कितने मिलने चाहिए, 10 मिल रहे थे, तो अभी इसको कितने मिलने चाहिए, तो इसको यहाँ पे 7 बी मिल गए, है ना। तो इसको 7 बी टोकन मिल चुके हैं यहाँ से। क्यों, शुरू में तो इसको आइडली कितने मिलने चाहिए थे, आइडली इसको मिलने चाहिए थे कितने, आइडली इसको 10 मिलने चाहिए थे, बट 0.3% फी कटी, और इसमें से कुछ पैसे इसके गायब हुए, इसको कुछ ज़्यादा कम नहीं मिल गई, कुछ गलती कर दी कैलकुलेशन में। एक का अरे यार सॉरी माय बैड, 0.03% है, तो 0.03% होता है 0.003, ठीक है। परसेंटेज अगर मैं ये तो परसेंटेज में था ना, तो इसको रियल टाइम जब मैं वैल्यू नंबर्स में लाऊंगा तो वो ये बन जाएगा 0.003%, 0.03 वैल्यू बन जाएगी। तो जब ये बनेगा तो यहाँ पे ये इतना नहीं, मैं सोचूं इतना कम कैसे आ गया, तो 997 आई थिंक 7 अप्रॉक्स बनेगा, इसके आसपास ही बनेगा 0.9, हाँ इतना यही बनेगा। तो ये एक्चुअल वैल्यू जो शुरू में लाया था 1 ए, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मिस्टेक हो गई, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो 1 लाया था शुरू में 1 ए, तो इतने बचे उसके बाद। अब इसके हिसाब से उसको बी टोकन मिलेंगे, आइडली बी टोकन कितने मिलने चाहिए, उसको 10 मिलना चाहिए था, बट उसको अब कितने मिलेंगे, 9.7 अप्रॉक्स मिलेंगे, 9.97 अप्रॉक्स कुछ मिलेंगे, 9.97 अप्रॉक्स बी, तो अभी इतने मिलेंगे। तो ये जो डिफरेंस आया, जो 0.3% जो कटे, वो किसके पास जाएंगे, वो कहाँ ऐड हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ना करूँ, डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, अब ये 0.03 जो है वो इसके लिक्विडिटी पूल में पहले तो ऐड होंगे, सबसे पहली बात। अच्छा, ऐड किसके लिए हो रही है, ऐड इसके लिए हो रहे हैं, मैं ऐसे एरो बनाने वाला था, ठीक है, बट अभी मुझे कुछ और भी याद आ गया। तो ऐड किसके, इसके लिए हो रहे हैं, बट ऐड किस में होंगे इस पूल में। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉन्स्टेंट, अभी मैं इसको अगर मैं सिर्फ कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट की बात करूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेरा है ना, ये वाला मेरा कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट वाला है, कोई भी है, तो अब पूल में कितने हो गए, पूल में एक उसने ए टोकन डाला, तो पूल में हो गए हमारे 11 ए, 11 थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है ना, तो 11 ए टोकन हो गए, और 11 ए टोकन के साथ हमारे जो बी टोकन है पूल में पहले थे 100 कुछ थे, अभी इतने गए, तो 99.1 कुछ रह गए, 99.1 कुछ रह गए। अब ये रेशो क्या हुआ, चेंज हो चुका है। अब इनका अगर कांस्टेंट प्रोडक्ट निकालूं तो अब वो इतना नहीं आएगा, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज होगा, मुझे नहीं पता वो कितना होगा, मे बी, बट क्या छो भी। अब इसको ना ऐसे कहते हैं, इसको 11 और 99 को देख लेते, 11 एंड 99 11 इंटू 99.1 समथिंग, कैलकुलेट करो अगर मैं कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास। अगर मैं चलूँ यहाँ पे लिखते हैं, तो ये आ रहा है, देखो ये चेंज हो गया, पूल का जो कांस्टेंट प्रोडक्ट का जो था फॉर्मूला, उसका वो पूरा पूल ही जो के है वो चेंज हो गया। अब नेक्स्ट बंदा आएगा, वो उसको ये वाली रेशो नहीं मिलेगी, पहले वाली रेशो, उसके लिए रेशो चेंज हो जाएगी। अब ये जो पूल में बढ़ोतरी हुई है, जो पूल में बढ़ चुकी है चीज़ें, जैसे ये पूल का कांस्टेंट बढ़ चुका है, यानी कि लिक्विडिटी बढ़ चुकी, एक यूजर है उसने ट्रेड करा, उसने वैल्यू हिला दी, कुछ तो हिला वैल्यू में करा, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स में देखो ये ऐड हो गया, उसमें ये ऐड किस में हो गया, ये जो आपकी जब पूल था वो उसमें ऐड हो चुका, क्योंकि देखो आइडली यहाँ पे 10 टोकन कटने चाहिए, कम कटे हैं, तो
ये चीज़ें जो ऐड हुई हैं, जो 0.3% फी कटी है, वो कहाँ ऐड हुई है? वो यहीं तो ऐड हुई है ना? वो तो, क्योंकि वो किस फॉर्म में ऐड हुई है? यहाँ पे टोकन बढ़ गए, टोकन ज़्यादा कटना चाहिए था, वो टोकन कम कटे हैं। वो टोकन के फॉर्म में यहाँ पे वो पूल, वो जो पूरा फी थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी। अब जब ये बंदा आएगा, फॉर एग्जांपल ये बंदा आया, अब ये बोल रहा है कि यार बस यार मेरे को ना पैसे चाहिए वापस, मेरे को क्या चाहिए? पैसे वापस चाहिए। ये अपने एलपी टोकन रिडीम करना चाहेगा, ये बंदा अपने एलपी टोकन रिडीम करना चाहेगा, ठीक है। मुझे ना आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझानी है, उसके लिए ना बस अभी के लिए बस ये समझो, क्योंकि मुझे वो अच्छे से समझानी है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा टाइम अलग से दूंगा मैं उसको। तो देखो अभी ये बंदा आएगा, ये बोलेगा मैं इतने टोकन मेरे ले लो वापस मेरे से, बट मेरी जितनी भी शेयर होल्डिंग है, मतलब मेरे जितने मैंने टोकन डाले शुरू में, जितने 10 डाले थे या जो भी इसने डाले थे ना, तो वो उसको वापस कर दो विद कि ये जो उसने थोड़ा सा अमाउंट अर्न किया वो भी दे दो। बट यहाँ पे इसको कुछ लॉसेस होते हैं इसको भी लॉसेस होते हैं, मे बी इनको भी लॉसेस होते हैं, और इसको तो मे बी होते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। एक ओवरव्यू यही ले लो अभी के लिए कि एलपी आया, उसने वापस सॉरी रिडीम कर लिए सारे टोकन, एंड वापस से अपने एलपी टोकन रिडीम करे, और अपने जो इनिशियल अमाउंट थी उसकी, जो टोकन पेयर की, वो वापस ली विद द रिवॉर्ड्स जो कैलकुलेट होकर के आए थे वो ले लिए। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है उन पे ध्यान देते हैं। पहली चीज़ की बात करते हैं, वो क्या है? वो है आपकी स्लिपेज। आपने सुना होगा नाम इसका। दो चीज़ें की बात करूंगा इसमें मैं, एक स्लिपेज की और एक इम्प्लीमेंटेशन लॉस। स्लिपेज टॉलरेंस यानी स्लिपेज से जो लॉस होता है, और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन लॉस होता है। इम्प्लीमेंटेशन जो लॉस होता है वो होता है आपके प्रोवाइडर्स को, ठीक है, और जो स्लिपेज वाला है वो होता है ट्रेडर्स को। तो स्लिपेज वाले की मेरे पास एग्जांपल है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अगर वो हो जाए तो। हो तो गई है बट मेरे को इसको बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा हो जाएगा। ओके, मैसअप हो गया सब कुछ, मुझे बड़ा करना है, यहाँ से करता हूँ। चलो, ये एग्जांपल है स्लिपेज की, ठीक है। ये यहाँ पे भी दे सकता हूँ, देखो अगर मैं हटाऊँ इसको तो यहाँ से भी दे सकता हूँ एग्जांपल। बट यहाँ पे क्या सब कुछ लिखा हुआ है, बड़े से लिखा हुआ है मैंने, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। हाँ देखो, फॉर एग्जांपल क्या अगर रियल एग्जांपल ले हम स्लिपेज की, तो आपका जो पूल है उसमें एक ईथ है और डाई टोकन है, ईथ और डाई, ठीक है, पढ़ेंगे समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। ईथ है 10 उसमें, और डाई है उसकी, डाई की वैल्यू है वो 10,000, ठीक है। डाई की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो इनका कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट लगा के ये 1 लाख बन चुका। यानी कि जब आप एक ईथ स्वैप करोगे, आपको कितने डाई मिलने चाहिए आइडली? अगर एक ईथ की बात करो तो आपको आई थिंक 1,000 सॉरी, हाँ 1,000 ईथ मिलने चाहिए आपको। ये 10,000 है, 10,000, एंड ये 1,000 आपको मिलने चाहिए। एक ईथ के इक्वल है 1,000 ईथ। तो ये रेशो है करंट रेशो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया, उसने ट्रेड करा एक ईथ सर, एक ईथ से, ठीक है। एक बंदा आया, उसने एक ईथ डाला, और उसको कितने मिलने चाहिए? इतने मिलने चाहिए, ठीक है, यानी कि उसको 1,000 डाई मिलने चाहिए। तो उसने जब ऐड करा तो वो 11 हो गए, जो ईथ पहले 10 थे वो 11 हो गए, और डाई भी कितने हो गए? डाई हो गए इतने। डाई कितने हो गए? डाई हो गए 99 अब इसको देखो, अब इसको थोड़े से कम क्यों मिले? इसको 90 भी मिल जाना चाहिए था ना, इसको पूरे मिलने चाहिए थे, क्यों नहीं मिले? आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं मिले। यहाँ पे 9000 होना चाहिए था, यहाँ पे 90 क्यों बचा है लास्ट में? क्योंकि 0.3% फीस भी तो कटती है ना। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो फी कट गई, बट स्टिल जो उस बंदे को मिले होंगे 90 कम मिले उस बंदे को, इसलिए 90 यहाँ पे ऐड है, ये 19 ऐड है यहाँ पे, इसलिए 90 यानी कि उसको कम मिले। तो ठीक है, उसको कुछ तो अमाउंट मिला, तो देन क्या होगा? तो देखो यहाँ पे उसको आई थिंक ये 9,000 नहीं, ये नहीं, उसको 1,000 से 90 कॉइन कम मिली, $90 का जो भी अमाउंट होगी डाई की वो कम मिली होगी, ठीक है। तो ठीक है, उसको मिल गई। जैसे उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट करा, जो पहले था ये वाला कांस्टेंट, पहले क्या था? पहले ये वाला कांस्टेंट था, ठीक है। अब क्या होगा? देखो समझो इस चीज को कि हमारा पूल है इनिशियली, ठीक है, हमारा पूल है यहाँ पे बस 10 ईथ है और कुछ उसमें डाई है। एक बंदा आया, उसने एक ईथ डाला, और उसको ये था कि इतने मिल जाएंगे मेरे को, 1,000 डाई मिल जाएंगे। बट हुआ क्या कि उसको कितने मिले? देखो जैसे ही ये पूरा कैलकुलेट हुआ, तो उसको मिला ये
10,000 में से 10,000 में से अगर इतने माइनस कर दिए जाएं, यानी कि इतने मिले होंगे उसको 909.09 डाई मिले, उसको कितने मिलने चाहिए, उसको 1000 मिलने चाहिए थे, तो एक्सपेक्टेड वो कितना हो गया, 9% लॉस खा गया, वो 9% का लॉस खा चुका है वो। ये क्या होता है, ये लॉस किस चीज का, यानी कि उसने कितने एक्सपेक्ट किए थे कितने मिले, ये होता है स्लिपेज टॉलरेंस, नॉट स्लिप टॉलरेंस नहीं, इट्स स्लिपेज लॉस, ठीक है। इट्स फॉर ट्रेडर्स, जो ट्रेड करते हैं उनको लॉस होता है, तो ये तो स्लिपेज लॉस। क्यों, अच्छा लॉस क्यों होता है, क्यों बा यार, आप खुद देखो इसमें लिक्विडिटी कितनी है 10 ईथ है और कुछ टोकन से डाई के, जितनी कम लिक्विडिटी होगी पूल में उतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन और नॉट इम्प्लीमेंटेशन, उतना ज़्यादा स्लिपेज लॉस होगा ट्रेडर्स को, क्योंकि उतना ज़्यादा जल्दी प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, ये वो है ना, बहुत सारी चीज़ें, तो उतना ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट करेगा एंड उतना ज़्यादा उनको स्लिपेज लॉस होगा। तो पूल जितना छोटा उतना ज़्यादा स्लिपेज लॉस होने के चांसेस। एंड अगर पूल फॉर एग्जाम्पल बड़ा भी है, मिड साइज का पूल भी है, तो अगर किसी बड़े ट्रेडर ने आके बड़ा ट्रेड कर दिया तो वो सारा का सारा उसका जो रेशियो है वो बिगड़ जाएगा, तो जो नेक्स्ट टाइम या उस बंदे को भी वो पूल की जो स्लिपेज लॉस झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो जो बड़े पूल होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है उनका जो रेशियो है वो नहीं बिगड़ता इतनी जल्दी, है ना। जैसे फॉर ईथ एंड यूएसडीटी का है, यूएसडीसी का है एंड यूएसडीटी जो भी है ना, इनका जो पूल रहते हैं, इनके पूल में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है, तो इनका पूल बहुत कम माइन्यूटली, मतलब थोड़ा बहुत ही वो वेरी करते हैं, नहीं तो उनकी वैल्यू लगभग सेम रहती है ना, अप्रोक्सी रहती है, आसपास ही रहती है। तो ये चीज़ थी। एंड देन आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन लॉस। अब इम्प्लीमेंटेशन लॉस भी अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अच्छा, ये जो लॉस था ना, ये स्लिपेज वाला लॉस था, ये ऐसा नहीं कि एक पहला बंदा, जो फॉर एग्जाम्पल एक पहले बंदे ने ट्रेड करा, उसने पूरा रेशो हिला दिया। फॉर एग्जाम्पल बड़ा बंदा आया कोई, है ना, बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लेके आया, उसने ये रेशो हिला दिया, ये जो रेशो हिला दिया सब कुछ कर दिया, और देन सेकंड बंदा आएगा तो उसको वो रेशो झेलना पड़ जाएगा, उसको जो ट्रेड करा। फॉर एग्जाम्पल इसने भी ट्रेड, एक बंदे ने ट्रेड एग्जीक्यूट करा, फिर दूसरे भी एग्जीक्यूट करा, जो बड़ा बंदा उसने उसका ट्रेड पहले एग्जीक्यूट हो गया, जो 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 एक और दूसरा बंदा है उसने कम टोकन का, फॉर एग्जाम्पल दोनों को एक ही प्राइस दिख रहा था, दो बंदे थे, दोनों को यही दिख रहा था कि इतने इतने पैसे पड़े हुए हैं, है ना, इतनी है लिक्विडिटी पूल में, इतने हैं, यानी कि हम एक ईथ डालेंगे तो हमें 1000 डाई मिलेंगे, दोनों को ये दिख रहा था। एक बड़ा बंदा है, उसने उसका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया पहले वाला, तो उसको तो लॉस कम हुआ होगा। दूसरा बंदा है जो थोड़े कम पैसे लेकर उसको उसने एग्जीक्यूट करा तो उसका लॉस ज़्यादा हो गया होगा। तो इसलिए मेरे पास स्लिपेज टॉलरेंस भी रहती है, एक टर्म है स्लिपेज टॉलरेंस डेक्स में रहती है, कि यानी कि आप जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करो आप मेंशन करते हो वहाँ पे कि मैक्सिमम स्लिपेज मैं कितनी अफोर्ड करता हूँ, कि यानी कि मैक्सिमम में 1% या 2% स्लिपेज हो, यानी कि 1-2% आगे ऊपर नीचे हो भी जाए तो चलेगा, बट अगर इससे ज़्यादा हो तो मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो रिवर्ट कर दो। तो ये चीज़ रहता है, ठीक है। तो देन आते हैं हमारे इम्प्लीमेंटेशन लॉस पे। इम्प्लीमेंटेशन लॉस होता है आपके प्रोवाइडर्स को, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, तो आपके लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको ये यहाँ ये ठीक है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन लॉस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल पूल है, ठीक है, उसमें इतने ईथ है, 10 ईथ, जो पहले वाले एग्जाम्पल सेम है, और इतने डाई है, ठीक है। तो अभी आप आए, आपने क्या करा, आप एज ए एलपी लिक्विडिटी प्रोवाइडर आए, आपने क्या करा, एक ईथ डाले और उसके इक्विवेलेंट, मैंने बोला सेम वैल्यू को डालने चाहिए, यहाँ पे वो सपोज करी गई है, ठीक है। तो सेम रेशो को, मतलब सेम रेशो को डाल दिया हमने, एक ईथ और एक 1000 डाई डाल दिए, यानी कि आपका आपने टोटल कितने डाले, 2000 का वर्थ का आपने अब वहाँ पे पैसे डाल दिए, यानी कि 10% ऑफ द पूल वर्थ है उसकी 2000, ठीक है। यानी कि ये पूल में आपकी इतनी वर्थ है, यानी कि इसमें 9 और कुछ ये डले होंगे, 9 ईथ और कुछ ये होंगे, आपने एक ईथ डाला और ये पैसे डाले, यानी कि टोटल पूल इतना हो गया, और आपने अभी टोटल कितना हो गया, आपकी जो वर्थ है, यानी कि आप कितना यहाँ पे शेयर होल्डिंग रखते हो, 10% आपकी है, जिसकी वर्थ है 2000, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए। आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, आगे वाली चीज़ को बड़ा करता हूँ, ठीक है, हाँ ओके। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या, इन फ्यूचर आपने जो पैसे डाले हुए थे, एक ईथ और इतने डाई डाले थे, ठीक है। अब ईथ की प्राइस फॉर एग्जाम्पल डबल हो गई। ईथ की प्राइस इनिशियली अगर इतनी थी, मैंने क्या बोला था, जब शुरू में इनिशियली सोचो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जब पैसे डलेंगे, कितने पेयर में जब डलेंगे, इक्वल वैल्यू की होना चाहिए। तो यहाँ पे मान के चलता कि एक ईथ की वैल्यू
$1000 रही होगी, इसीलिए $1000 के हमने डाई डाले और एक ईथ डाला, यानी कि एक ईथ $1000 के इक्वल है और डाई तो $1000 के इक्वल है ही, 1000 डाई $1000 के इक्वल और एक ईथ $1000 के इक्वल। ठीक है, तो अभी उसकी वैल्यू ईथ की हो चुकी है 2000 ईथ की वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, समझ गए। तो देखो जैसे ही 2000 वैल्यू हुई, सब कुछ भूल जाओ, जो हमारा, बस स्क्रीन की तरफ मत देखो, आगे बंद करो, जो हमारा वो है ना डेक्स है, जब उसकी वैल्यू, जब उसमें ईथ की वैल्यू 2000 हो चुकी उस बंदे की, है ना, तो वो डेक्स में पड़े हुए हैं क्या, उसमें पड़े हुए हैं 10 ईथ और कुछ डाई पड़े हुए हैं, यानी कि 1000 जो 1000 डाई एक ईथ के इक्वल है, बट एक्चुअल ईथ की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल ईथ की वैल्यू कितनी है 2000, यानी कि यहाँ पे चीजें सस्ती मिल रही हैं। यहाँ पे ट्रेडर्स क्या करेंगे, वो आएंगे, वो डाई डिपॉजिट करते जाएंगे, डाई डिपॉजिट करेंगे ईथ ले लेंगे, डाई डिपॉजिट करेंगे ईथ ले लेंगे, डाई डिपॉजिट करेंगे ईथ ले लेंगे, डाई डिपॉजिट करेंगे ईथ ले लेंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि जो डाई है हमारे कॉन्ट्रैक्ट, हमारे एएमएम के पूल में डाई बढ़ जाएंगे और ईथ की वैल्यू कम हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली और सडनली फिर मतलब क्या होगा विद टाइम, क्या हो जाएगा, नॉट सडनली, विद टाइम क्या हो जाएगा, जैसे ट्रेड ट्रेड करते जाएंगे, जो आपके डाई है उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि आपको ज्यादा डाई देने पड़ेंगे। एक टाइम आएगा जब आपको ज्यादा डाई देने पड़ेंगे और आपको कम ईथ मिलेंगे, यानी कि अब बट उनकी वैल्यू इक्वल रहेगी बट नंबर में कम मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बंदे आए, ट्रेडर आए, उन्होंने ट्रेड करा, उन्होंने ट्रेड कर करके इस सिचुएशन पे ले आए, यानी कि 0.7 ईथ और इतने डाई जो उसमें पूल में उन्होंने छोड़े हैं, यानी कि डाई बढ़ा दी उन्होंने ट्रेड कर करके डाई डालते गए और ये निकालते गए, क्योंकि ये सस्ता मिल रहा था। तो इनकी बट ओवरऑल वैल्यू किसके इक्वल रही, क्योंकि हमें तो इसके इक्वल रखनी है, तो अप्रॉक्सीमेटली, नॉट मैं हमेशा इसके इक्वल नहीं रहती, बट अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल रहती है, 1 लाख के कुछ के इक्वल रहती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है ना, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट है हमारा। तो देखो ये रहा, तो जब मैं, क्योंकि मेरी कितनी शेयर होल्डिंग, मेरी शेयर होल्डिंग कितनी है, मेरी शेयर होल्डिंग 10% है, तो मैं इन दोनों का 10% निकालूंगा, इसका भी और इसका भी। तो इसका 10% होगा 0.7 एंड इसका 10% होगा 1414 डाई, और इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू डबल हो चुकी है, इसकी वैल्यू डबल हो चुकी है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारी 0. देखो, तो ये देखो ये है वैल्यू दोनों की 2828 कैसे आई, इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी है तो 2000, मैंने 2000 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो जो भी वैल्यू आएगी मैं इससे प्लस कर दूंगा, तो वो आई हमारे 2000 इतनी। बट एक्चुअल वैल्यू कितनी थी मेरी, जो मैं बननी चाहिए थी, मेरी एक्चुअल वैल्यू कितनी बननी चाहिए थी मेरी, ऐसा नहीं कि देखो मेरे कम ज़्यादा कम है, इतना भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि देखो लॉस हुआ ही नहीं एक्चुअली, मैं बताऊंगा आपको। देखो तो ऐसा नहीं कि आपको, जैसे अगर 10% निकल रहा है ना, वो तो यहाँ भी तो बढ़ रहे हैं, यहाँ बढ़ के मिल गया आपको, बट थोड़ा सा लॉस हुआ, वो कहाँ से हुआ, देखो जो एक्चुअल आपको कितने मिलने चाहिए थे, 1 ईथ और इतने थे आपने डाले थे, तो 1 ईथ की वैल्यू थी कितनी 2000, है ना, 2000 और इतने डाई तो डाले थे, इतने डाई मिल गए, है ना, तो आपको 3000 मिलने चाहिए थे डॉलर की, $3000 की वर्थ आपको वापस मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, एक्चुअली आपको ये मिली, है ना, एक्चुअल ये मिली, यानी कि ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू आपको 172 का लॉस हो गया, इसे बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन लॉस। बट ये लॉस नहीं है, अब मैं बताता हूँ कि इसे ये लॉस क्यों नहीं है। जब बंदे आएंगे, जब बंदे ट्रेड करेंगे मार्केट में, ट्रेडर आएंगे ट्रेड करेंगे, वो मतलब क्योंकि इसको बैलेंस उनको तो सस्ते मिल रहा है ना, वो आएंगे ट्रेड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे ट्रेडर आएंगे, है ना, तो जैसे वो चीज़ें परफॉर्म करेंगे उनको 0.3% फी देनी पड़ेगी मार्केट को। वो 0.3% फी किसको जाएगी, वो जाएगी इनकी एलपीस को, जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर उनको जाएगी। तो इसमें वो चीज़ें प्लस भी तो होगी, इसमें जो 2000 कुछ लिखी हुई ना अमाउंट, इसमें वो चीज़ प्लस भी तो होगी, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी लॉस नहीं होगी, ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही होंगे, वो इसको कंपनसेट कर देगी। तो ये था आपका इंप्लीमेंटेशन लॉस, और यही ओवरऑल था आपका डेक्स, नॉट डेक्स इट्स एएमएम। तो यही था एएमएम, आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने कि एएमएम में मोटा मोटा एएमएम में होता क्या है। ठीक है, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एएमएम में क्या होता है, क्या मतलब थोड़ी बहुत ही चीज़ें आपको कुछ रह गई होंगी, तो वो हम आगे विद टाइम कवर कर लेंगे, बट आपको एक ओवरऑल आइडिया लग चुका है। तो ये था हमारा पूरा एएमएम की थ्योरी पार्ट। ठीक है, यही थ्योरी सब जगह इंप्लीमेंटेड है, कुछ चीज़ें चेंज होगी, वो हम विद टाइम जैसे जैसे आएगा चीज़ें आएगी वो पढ़ लेंगे, तो बाकी ये थ्योरी है इसमें। ठीक है, अब आते हैं V1 पे।
V1 देखो, मैंने ये क्यों पढ़ाया V1 शुरू करने से पहले, क्योंकि ये चीज़ें ना हर जगह काम आएगी आपके। अब आप एमएम पे पक्के हो चुके हो कि एमएम की आपकी थ्योरी ना ऐसी टिप्स पे पड़ी है आपके। विद टाइम जैसे हम चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे वो चीज़ें और शार्प होती जाएंगी। ठीक है, अब एम के V1 पे आते हैं कि V1 का क्या काम है। V1 में देखो तीन चीज़ें हैं V1 में, मैं आपको बताता हूँ। V1 में 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। बट V1 समझने पहले इसको डाइजेस्ट करो, हम V1 को नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। तो इस EMM को पहले डाइजेस्ट करो, इसके बारे में और पढ़ो, चीज़ें पढ़ो, थोड़ा देखो आसपास, थोड़ा सर्च करो इसके बारे में कि और क्या क्या होता है EMM में, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं ना, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और पता चलेगा। ठीक है, तो VM करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर।